स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मार्ग में। आप देख रहे हैं बैठ के। मित्रों, एक पुरानी कहावत है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने उस पड़ोसी मुल्क की, जिसे बनाने वालों ने इसका नाम पाकिस्तान रखा था। लेकिन वर्तमान में मुझे लगता है कि हमारे इस पड़ोसी जैसा नापाक, मक्कार और विश्वासघाती मुल्क शायद ही आज विश्व में कोई दूसरा मुल्क हो। जो कुछ पिछले दिनों पहलगाम में घटना हुई और उस घटना के बाद पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल था। लोग इतने आक्रोशित थे कि चाह रहे थे कि इसका माकूल जवाब दिया जाए। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी कि आखिर भारत का क्या कदम होगा। इसी के मद्देनजर भारत में बहुत सारे जनता के बीच एक विमर्श का विषय था कि आखिर भारत कदम कब उठाएगा, और लग रहा था कि कहीं न कहीं देर हो रही कदम उठाने में। लेकिन यहाँ जन भावना से ही काम नहीं चलती है, सरकार को बहुत कुछ देखना पड़ता है। और साथ ही साथ पाकिस्तान जो ये तय मान के बैठा था कि भारत हमारे ऊपर कुछ करेगा और मैं भी उसी समय उसका माकूल जवाब दूंगा, पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। और यहाँ इंडिया में जब मॉक ड्रिल की घोषणा की गई कि भारत में एक मॉक ड्रिल किया जाएगा, किसी भी अप्रत्याशित पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई कार्रवाई होती है उससे निपटने के लिए, पाकिस्तान इसी खुशफहमी में था कि भारत केवल एक कवायद कर रहा है मॉक ड्रिल की, कुछ होने नहीं जा रहा है। लेकिन तभी 7 मई को रात भारत का एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन सिंदूर। और उस ऑपरेशन सिंदूर जिसकी भनक तक पाकिस्तान को नहीं लगी, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके 9 आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। इस पहलगाम हमले में जो किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, जो भी आतंक का खेल खेला गया था, भारत ने शुरू में ही बोला था कि हमारा लक्ष्य इन आतंकवादियों का खात्मा है, और भारत ने वही किया। तो जो कुछ घटनाक्रम हुआ, भारत ने जो आतंकवादी कैंप पे हमला किया, इन आतंकवादियों का उसका सही औकात बताया, इन सभी बातों पर, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया हुई, फिर उस प्रतिक्रिया के जवाब में भारत के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई, इन सभी विषयों पर आज हम लोग इस बैठकी में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस बैठकी में आज हमारे साथ आशीष हैं। आशीष, आपका बैठकी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बैठकी। आशीष, क्या लग रहा है, जो देश में जो एक आक्रोश था, जो पहलगाम की घटना हुई थी, और उस घटना के बाद लग रहा था कि कुछ ना कुछ होना तो चाहिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो बहुत ही गलत मैसेज जाता। और उस जन भावना को ध्यान में रखते हुए भारत ने माकूल जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर करके। कहीं न कहीं हम लोगों को एक अब वो लग रही है कि दिल को कहीं ठंडक पहुंची है। जो देश में जो आक्रोश था, वो लग रहा है कि कहीं न कहीं हम लोगों ने जो हमारी जो जन भावना थी, उस पे भारत सरकार ने सही कदम उठाया है। क्या कहते हैं आप? प्रवीण जी, मजा आया। जिस तरह से हमने ठुकाई की उनकी ना, मजा आया। ठोका है तबीयत से ठोका है। वो भले ही अलग बात है कि वो माने नहीं इस बात को कि हम कल शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि हम जीत गए। वो तो नहीं पता है कि हमने उन्हें कितना पेला है, कितना ठोका है। लेकिन हमें तो काफ़ी मज़ा आया। कुछ चीज़ें हैं अभी भी जो कि और की जा सकती थी, लेकिन देखते भविष्य में क्या होता है। अब ऑपरेशन सिंदूर में एक्चुअली में हुआ क्या, अब ये इस पे अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअली में 7 मई को हमने मॉक ड्रिल का अनाउंस किया था। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को ऐसा लगा हो कि ये तो मॉक ड्रिल कर रहे हैं, और मॉक ड्रिल के बहाने ये लोग क्या करेंगे कि उसके बाद ये अटैक करेंगे, फिर हम अटैक करेंगे, तो डिफेंसिव होने के लिए अपने सिविलियंस को बता रहे हैं। लेकिन हमने उससे पहले उन्हें ठोक दिया। उन्हें बिल्कुल इस बात की भनक भी नहीं थी कि हम ठोक देंगे। अब इनके टेररिस्ट छुपे बैठे थे। अब लेकिन हमने एक सावधानी बरती कि हमने कभी उनके सिविलियंस को टारगेट नहीं किया कि ना सिविलियंस ना मिलिट्री को टारगेट किया था। हमने प्रिसीजन 24 प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए वहाँ पे। उसमें टोटल 9 साइट्स जो थे पाकिस्तान में, जो टेररिस्ट साइट्स थे, वहाँ पे हमने अटैक किया है। भारत ने बोला भी था कि जो हमारा जो स्ट्राइक है वो डी एस्केलेटरी है, उसमें मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो ये डी एस्केलेटरी था। दैट इज व्हाई वी ओनली यूज आवर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हमने इसीलिए यूज किया
सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बोले तो लॉइटिंग म्यूनिशंस होते हैं जो कि लोअर लेवल वेपन्स होते हैं, नॉट लाइक अगर हमें लार्ज स्केल पे करना होता है या फिर सिविलियंस को या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हमें टारगेट करना होता तो हम एडवांस वेपन यूज़ करते हैं, लेकिन हमने लॉइटिंग म्यूनिशंस यूज़ किया था। तो यहाँ पे हमने काफ़ी मतलब केयरफुल होके ये सब चीज़ें की थी। अराउंड टेररिस्ट जैसे हो गए, लश्कर तैयबा हो गए, फिर हिजबुल मुजाहिदीन हो गए, जैश ए मोहम्मद हो गए, इनके पर्टिकुलरली कैंप्स पे हमने अटैक किए। वो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा गया है, बिल्कुल, और जो वो उनका कैंप जो जहाँ की शायद आप कुछ ठिकाने शायद अगर गिना सकें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं कुछ ठिकानों का नाम लेना चाहूँगा जहाँ पे पर्टिकुलरली अटैक किया गया था। मुरीदके हो गया, भवालपुर हो गया, मुजफ्फराबाद हो गया, जी। कोटली हो गया, सियालकोट हो गया, और ये वही कुछ कैंप्स हैं जहाँ पे 2008 वाली जो मुंबई वाली जो मुंबई अटैक हुई थी हम पे, और पुलवामा अटैक जो हुई थी वो भी इन्हीं कैंप्स में ही साजिश रची गई थी, प्लान किया गया था। उसके बाद हमने अराउंड हमने ये कहा है, हमारे गवर्नमेंट ने कहा कि वी किल्ड अराउंड 100 टेररिस्ट इन दिस सिचुएशन, और ये पूरे प्रेसिडेंट स्ट्राइक में हमने 100 के आसपास टेररिस्ट को मारा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें ये भी मरा है जो मसूद अजहर जो है, उसका परिवार जो है करीब 14 के लगभग बताया जा रहा है कि उसके परिवार के सदस्य मरे हैं, और उसमें उसका भाई भी शामिल था। बिल्कुल, वो वही भाई है जो कि कांदार हाईजैकिंग में शामिल था। वॉल स्ट्रीट जर्नल यूएस के थे एक डैनियल पर्ट, बिल्कुल, उनका जो बेहेडिंग हुआ था वो उसमें भी इसका ही हाथ था। तो ये एक तरीके से टेररिस्ट कैंप को हमने अटैक किया था 7 मई को, बट चीज़ें थोड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान वो ज़्यादा कुछ समझता सोचता तो है नहीं, चीज़ों को समझने की शक्ति शायद उनमें है ही नहीं। एक तरीके से हमने काफ़ी टाइम से देखते आए हैं कि उनके पास अपना कोई बुद्धि नहीं है, तभी तो आज भीख मांगने की नौबत भी उनको आ गई। फिर आते हैं कि अब हमने अटैक किया तो उन्हें लगा, जो भी लगा हो, क्योंकि अब हम उनके टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक कर रहे हैं, तो हमने फिर विजुअल्स देखा। अगले दिन का विजुअल्स ये देखा कि जो टेररिस्ट हैं, जो उनकी लास्ट में जो उनके मरने के बाद जो दफन करने वाली जो उनका जो जनाजा निकलता है, उसमें आर्मी ऑफिशियल्स और वहाँ के राष्ट्रपति मतलब पॉलिटिशियंस, आर्मी ऑफिशियल्स भी उसमें शामिल हो रहे थे। वो साफ पूरे दुनिया देख रहा थी कि टेररिस्ट के लिए शामिल तो जो हो रहे थे, आप सही बता रहे हैं, शामिल हो रहे थे। लेकिन मैंने भी कुछ विजुअल देखा था, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की तरफ से जो वो फूल का एक भेजा जाता है जो चढ़ाने के लिए गुच्छा, वो और राष्ट्रपति की तरफ से भी वो भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं मौन समर्थन तो है ही, समर्थन तो उससे पूरे वर्ल्ड को ये तो क्लियरली पता चल जाता है कि ऑब्वियसली दे आर सपोर्टिंग। बिल्कुल, वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, नॉट सपोर्टिंग, दे आर हार्बरिंग टेररिज्म। बिल्कुल, वो टेररिज्म को अपने घर में बैठा के उसको उपजा रहे हैं, अब जिस भी तरीके से उपजा रहे हो। चलिए फिर वापस हम आते हैं अब कि जो स्ट्राइक्स थे हमारे, तो उसमें हमने 7 को स्ट्राइक किया, ये जब मैंने बताया। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने उधर से हम पे अटैक किया। उस अटैक में उन्होंने 300-400 के अराउंड टर्किश ड्रोन्स, टर्की के बने हुए ड्रोन्स को यूज़ किया, जिसको उन्हें 3-4 के अलावा सारे के सारे नलीफाई कर दिए, यानी न्यूट्रलाइज कर दिए। उसके अलावा भी लेकिन उन्होंने ये गलती की जो हमने इनफैक्ट नहीं किया था, कि हमने कभी उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया था, बट इन्होंने पूरे जो वेस्टर्न बॉर्डर है इंडिया की, ठीक है, फ्रॉम कश्मीर टू राजस्थान एंड गुजरात, इन्हें पूरे वेस्टर्न बॉर्डर में जो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको इन्होंने टारगेट किया, ठीक है। और दिस वाज नॉन नेगोशिएबल, क्योंकि अगर पाकिस्तान हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करेगा, जो हमने नहीं किया था, तो ऑब्वियसली हम चुप नहीं बैठेंगे। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, और हम तुमसे बहुत ऊपर हैं। तुम्हारी इकोनॉमी 300-400 बिलियन डॉलर की है, हम ट्रिलियंस में, 4 ट्रिलियन डॉलर, तो हम काफ़ी बड़े तुमसे। अगर तुम हम पे अटैक करोगे तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। और जब भी हमने अटैक किया है तो हमने ये साफ बोला है हमारे प्रेस ब्रीफिंग में कि इफ दे हैव अटैक्ड एंड वी हैव अटैक्ड, द इंटेंसिटी हैज बीन द सेम। जितने इंटेंसिटी से वो उन्होंने अटैक किया, हमने भी उतने ही इंटेंसिटी से अटैक किया, बट उनका इंटेंसिटी का जो इफेक्टिवनेस था वो और हमारे इंटेंसिटी का इफेक्टिवनेस जो था वो, उसमें काफी डिफरेंस है, बिकॉज वी आर बेटर प्लान्ड, ठीक है।
और ये भी था आशीष कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वहाँ तो पाकिस्तान ने नापाक जो उसका था हरकत उसको अंजाम दिया ही, साथ ही साथ एलओसी पे जो है जो ये सेलिंग वगैरह कर रहा है उसमें बहुत सारे सिविलियन की भी जान गई है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सिविलियंस को पूंछ में अटैक किया। इनफैक्ट दे टारगेटेड गुरुद्वारा। बिल्कुल 12-13 सिख सिख जो लोग थे उन पे अटैक करके उनकी डेथ हुई है। तो पाकिस्तान से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान से कभी भी हम लोग ह्यूमैनिटी, कभी भी सेंसिबलनेस, ये सब चीजें एक्सपेक्ट कभी नहीं कर ही नहीं सकते। ऐसा देश जो आतंकवाद को पोषित करता हो, ऐसा देश जहाँ पे डेमोक्रेसी केवल नाम की डेमोक्रेसी है, पूरा का पूरा कंट्रोल वहाँ की मिलिट्री का है, तो फिर उस देश से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमारा कंट्री जो है वो बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हम इस स्थिति में भी उस चीज को हमने ध्यान रखा कि किसी भी सिविलियन पे किसी प्रकार की आघात ना हो। बिल्कुल, अगर हम अपने आप पे आते हैं, अगर हम अपने एबिलिटी पे आते हैं, तो हम उन्हें सब्जुगेट कर देते हैं, एक रात में उनका खेल खत्म कर सकते थे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, ठीक है। इनफैक्ट हमने जो उन पे अटैक किया उसके लिए भी हमने ये बताया कि यूएन का चार्टर का आर्टिकल 51 ये कहता है कि कोई भी अगर एनिमी, कोई भी इंसान अगर आपके सॉइल पे अटैक करता है तो आपके पास एक राइट टू रिस्पॉन्ड है। तो हमने उस राइट टू रिस्पॉन्ड के अंडर ही अटैक किया। तो इनफैक्ट हमने सब कुछ चीजें देखी समझी, ऐसा नहीं कि किसी भी पागल जैसा गए और उन पे अटैक करना चालू कर दिया। तो दिस इज समथिंग वी डिड लाइक अ वेरी सेंसिबल पर्सन, जो कि एक रूम में बैठा है और उसको सब चीजें पता है क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। और इनफैक्ट हमने, अगर हमें करना होता तो जिस दिन पहलगाम अटैक हो तो उसका अगले दिन भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, हमने वेट किया, ठीक है। इनफैक्ट देश में जब कास्ट सेंसस की बात होनी शुरू हो गई थी तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि क्या कर रहे हैं मोदी जी और गवर्नमेंट क्या कर रही है। लोगों में मतलब एक जन भावना ये उमड़ पड़ी थी कि हो सकता है कि अब कुछ ना किया जाए। बिल्कुल, तो लेकिन उसमें टाइम लगता है, किसी भी स्ट्रेटेजी को बनाने में कुछ टाइम लगता है। तो वो उन्होंने टाइम लिया हमारे गवर्नमेंट ने और मिलिट्री फोर्सेस ने, और उसके बाद हमने उनको जवाब दिया। जवाब था, और वो जो जवाब दिया वो पूरे दुनिया ने देखा। बिल्कुल। तो आशीष, आपने तो बताया ही कि पूरी दुनिया ने देखा जो उन्होंने कुछ नापाक करने की कोशिश की थी। लेकिन थोड़ा मैं दर्शकों के लिए ये जानना चाहूँगा, ये जो पाकिस्तान है ये कहा जाता है कि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते हैं, और भारत ने जिस प्रकार से जवाब दिया, या मैं कहूँगा जिस प्रकार से उनकी कुटाई हुई है भारत के द्वारा, तो कुछ फैक्ट्स और डाटा जो होगा, जो ऑफिशियल फैक्ट्स और डाटा है, उसके माध्यम से जानना चाहेंगे कि किस तरह से भारत ने इनको ठोका है। बात तो सही है, ठोका तो है, लेकिन अगर ठोकाई से पहले, उनकी ठोकाई से पहले हम ये देख लेते कि पहले पाकिस्तान ने जो घटिया काम किया है वो क्या किया उन्होंने। तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो हमें ऑफिशियली मिले हैं, तो उन फैक्ट्स में ये है कि उन्होंने पूरे वेस्टर्न फ्रंट पे तो अपने आर्टिलरी गन से हेवी आर्टिलरी फायरिंग किया, जिसका जवाब हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो नया समर जो रिसेंटली डिप्लॉय किया गया था उससे हमने डिफेंड किया है। और फिर गरुड़ स्नाइपर्स थे, उन्होंने डिफेंड किया, और भी बहुत सारे डिफेंसिव मैकेनिज्म हमारे पास है जिसने ये पूरे अटैक्स को डिफेंड किया। और यहाँ पे अगर कुछ पर्टिकुलर्स मैं बताऊँ तो ये जो पर्टिकुलर्स हैं ये उन्होंने मतलब जो अटैक किया है वो सिर्फ मिलिट्री पे अटैक उन्होंने नहीं किया, उन्होंने मिलिट्री पे अटैक किया, उन्होंने सिविलियंस पे अटैक किया, मिलिट्री सिविलियंस दोनों को मिला के उन्होंने अटैक किया। लेकिन इनके अटैक से हमें कोई डैमेज नहीं हुआ। कहा ऐसा रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उनके 3 ड्रोन्स ही नीचे गिर के एक्सप्लोड किए 300-400 में से, जिनसे मतलब कोई ऐसा डैमेज हमें नहीं झेलना पड़ा। अब हमारा रिस्पॉन्स, अब जो हमारी कुटाई है, अब मैं उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है उसकी बात करता हूँ। तो हमने रिटेलिएशन में लाहौर में और गुजरनवाला के पास जो उनके रडार सिस्टम थी उसको कम्प्लीटली एनिहिलेट कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमने लैंड, सी और एयर तीनों फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया और उन्हें इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम करने के लिए रेडी कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो मेजर स्ट्राइक्स हमने की, जो पाकिस्तान का अटैक था, वो जो लिस्ट है मैं वो बताना चाहूँगा कि चकलाला जो इस्लामाबाद में प्रेजेंट है, जिसका पर्टिकुलर नाम नूर खान एयरबेस भी है, उस पर हमने अटैक किया। फिर रफ़ीकी, सक्कर, सरगोदा, ओटारी, जकोकाबाब, मुरीद, रहीम यार खान और भोलारी, ये सारे एयर बेसेस हैं। कुछ एयर बेसेस इनमें, कुछ हैंगर्स हैं, कुछ यूएवी के हैंगर्स हैं।
तो इन सब को हमने डिस्ट्रॉय किया, अटैक किया, और ये मिलिट्री बेसिस पे इतनी अच्छे तरीके से हमने बमबारी की कि इनका सेंसेस हिल गए, इनके सेंसेस हिल गए कि अब क्या होगा। बिल्कुल। और शायद यही रीज़न रहा कि वहाँ के डीजीएमओ ने यहाँ कॉल करके हमारे डीजीएमओ से बोला कि प्लीज़ इन चीज़ों को बंद करते हैं, और सीज फायर की इन्होंने बात शुरू कर दी। और मैं आशीष, मैंने जो कुछ देखा फुटेज वगैरह जो टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा था, उसमें ये कितना मक्कार है ये मुल्क, ये भी दिखाया गया कि इन्होंने अपना जो एयर स्पेस है, जो सिविलियन एयर स्पेस है, उसको खोल के रखा हुआ था। और क्योंकि वो जानता है कि भारत जो है किसी सिविलियन पे अटैक करेगा नहीं, और उसके कारण जो है अपनी मक्कारी को दिखाते हुए वो खुला रखा हुआ था कि इससे हम कहीं न कहीं बच जाएंगे। और मुझे क्या पूरे दुनिया को ऐसा पता होगा कि उस सिविलियन एयरक्राफ्ट में शायद ही कुछ सिविलियन कोई नहीं होगा, वो सिर्फ दिखाने के लिए एक पायलट होगा उसके अंदर जो उस सिविलियन प्लेन को उड़ा रहा होगा, बट एक तरीके से जिसे कामाकाजी कहते हैं कि मतलब सुसाइड मिशन पे दे दिए पायलट को, जाओ तुम एक सिविलियन एयरक्राफ्ट आओ। इंडिया तो ऑब्वियसली उसको अटैक नहीं करेगा, और इंडिया बीइंग वेरी रिस्पेक्टफुल और सेंसिबल, हमने अटैक नहीं किया। हमने उस चीज को ध्यान में रखा, और हमने सिर्फ मिलिट्री इंस्ट्रक्शन पे ही अटैक किए। उसके बाद सीजफायर की बात हुई, तो सीजफायर में एक्चुअली सीजफायर में क्या हुआ कि हमने जब अटैक किया तो उधर से नेक्स्ट डे 10 तारीख को अराउंड 10:30 बजे, 10:35 टू बी प्रिसाइज, 10:35 में पाकिस्तान के डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने इंडिया के डीजीएमओ को कॉल किया और बोला कि हम सीजफायर की हमें बात करनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो इस पर हमारे और डीजीएमओ ने भी रिप्लाई दिया, और इन दोनों में सहमति बनी कि ठीक है, आज से शाम 5 बजे के बाद हमने सीजफायर करना है, मतलब अब हम ना हम पे आप पे अटैक करेंगे ना आप हम पे अटैक करेंगे, ये सहमति बनी। लेकिन उसी दिन क्या, उसके कुछ घंटों बाद पाकिस्तान ने फिर से वही वायलेशन किया, और उस वायलेशन में फिर से वही चीज़ें, ड्रोन भेजना, फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हुई। फिर देखिए आगे क्या होता है। हाँ, तो एक चीज मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि अभी आशीष ने जो भी डाटा आप लोगों के सामने रखा कि किस तरह से जो पाकिस्तान का एयरबेस है उसको तबाह किया गया, ये ऑफिशियल डाटा जो हमारा जो MEA है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके द्वारा जारी किया गया है। ये कोई हवाई बात नहीं है। जो डाटा दिया गया है उसका बाकायदे फुटेज है, वीडियो है, सारा कुछ जारी किया गया है। हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये ऑफिशियल डाटा है। तो आशीष, जो सीज फायर की बात आपने की, भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था वो भी अकस्मात था, किसी को भनक तक नहीं लगी और वो ऑपरेशन शुरू हो गया था। और इसी तरह जो ये सीज फायर वाली बात आ रही है, ये भी अकस्मात ही आई है। और उसकी भी जानकारी कैसे मिली? डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्वीट करते हैं कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है, दोनों देशों को इसके लिए बधाई। तो ये एक अप्रत्याशित घटना थी, और इसको लेके जनभावना जो है वो भी कहीं ना कहीं इसमें दो मत है। बहुत लोग इसके मतलब अगेंस्ट भी हैं कि नहीं होना चाहिए था सीज फायर। बहुत लोग जो है बता रहे हैं कि नहीं, जो हुआ ठीक ही हुआ। तो इस चीज को, इस पूरे घटनाक्रम को किस प्रकार देखते हैं आप? एक्चुअली में अभी तो लोगों में ऐसा मतलब इमोशंस इतने हाई हैं कि सब यही चाह रहे थे कि इस बार पाकिस्तान ने निपटा देना चाहिए, मतलब कंप्लीटली निपटा ही दो, झंझट ही खत्म करो। लेकिन वही है कि इतने बड़े लेवल पे चीजें इमोशन से नहीं चलती हैं। और अब तो शायद जब से हमें रिपोर्ट्स जो हमें सुनने को मिली कि चाइना भी इन्वॉल्व हो रहा है इस चीज़ में, एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है, तो अब इन चीज़ों को हम इतनी लाइटली नहीं ले सकते हैं। जैसा कि मेरा मानना है, जैसा कि मुझे लगा है कि यहाँ पे कुछ गलतियाँ हमसे हुई हैं। जैसे कि अगर निपटाना ही था तो हमें 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को निपटा देना, वो टाइम जो मिला था हम लोगों को, उस 2 दिन में ही उनको निपटाना सही होता कि उनको टाइम ही नहीं देते कुछ और सोचने का। बिल्कुल। लेकिन हमसे वहाँ गलती हुई, थोड़ी जितना ज्यादा से ज्यादा क्षति करना था वो करना चाहिए था। यस, लेकिन हमसे वो गलती हुई, हमने कंप्लीटली उनको डिसमेंटल नहीं किया, कुछ छोड़ दिया, उनको सोचने का समय दिया। अब अगर सीज फायर हुआ कि मुझे क्या लगता है, क्योंकि इस पर कुछ ऑफिशियली पता नहीं कि रीज़न क्या रहा है, तो हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। तो एक मेरा भी ओपिनियन हो सकता है स्पेकुलेशन में, और मेरा ये ओपिनियन है कि मुझे क्या लगता है कि ऐसा रिपोर्ट्स कहीं कहीं सुनने में सोशल मीडिया में इधर आ रही थी कि शायद इंडिया ने एक ब्रह्मोस न्यूक्लियर उनके एक कमांड सेंटर पे दाग दिया था, मार दिया था, जिससे वजह से वहाँ पे काफ़ी
तबाही हुई। और शायद इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने फिर क्योंकि पाकिस्तान बोला है कि ये हमारे न्यूक्लियर वेपनरी पे अटैक कर रहे हैं, तो शायद वो ट्रम्प के पास गए, ठीक है, क्योंकि भीख मांगने की और पैर पट्टी की तो उनकी आदत है। तो ट्रम्प ने बोला चलो ठीक है मैं मीडिएट करता हूँ, और उन्होंने मीडिएशन में इंडिया से बात की होगी, और इंडिया और पाकिस्तान की ये सीज़फायर की एग्रीमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इंडिया ने खुद कहा है कि ये एग्रीमेंट नहीं है, ये दिस इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग। एग्रीमेंट ये नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। तो अंडरस्टैंडिंग पे इंडिया और पाकिस्तान सीज़फायर के आए हैं। बट यहाँ पे ट्रम्प ने एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा ब्लंडर किया ट्रम्प ने, जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि क्रेडिट लेने के चक्कर में उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने हमारे गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट का अनाउंस करने से पहले ही खुद ही उन्होंने ट्वीट या ट्रुथ सोशल पे उन्होंने ये बता दिया कि मैंने मीडिएट किया है और मैंने हेल्प किया है पीस मेंटेन करने में वर्ल्ड में, मैंने बहुत बड़ा काम किया है, ये क्रेडिट लेने के चक्कर में। उसके बाद तो यही बोला जाता है कि शायद नोबेल पुरस्कार मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल नोबेल पुरस्कार के लिए शायद उन्होंने ये काम किया है। तो उसके बाद फिर एक मेरी थ्योरी क्या लग रही है, मैंने जो एनालाइज किया ये चीज़ समझा, आई माइट बी रॉन्ग, कि यहाँ पे जैसे चाइना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, और हम यहाँ पे एक चीज़ साफ देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान के पीछे कुछ कंट्रीज आ गई हैं, जैसे कि चाइना हो गया, टर्की हो गया, ईरान हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अब कम्प्लीटली चाइना के पीछे क्या कर रही हैं, आ रही हैं, पाकिस्तान के पीछे आ रही हैं, और इंडिया के सपोर्ट में सिर्फ अभी ऑफिशियली या खुल के एक ही कंट्री आई है, वो है इजराइल, ठीक है। उसकी टीम भी शायद यहाँ पे बैठी हुई है, शायद, आई एम नॉट श्योर। तो ये सब देखते हुए मुझे क्या लग रहा है कि अब जो कल पाकिस्तान ने सीज़फायर वायलेट किया था, उसके नाम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो इसकी कोई तो वजह होगी, क्योंकि इससे पहले हम काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थे। इनफैक्ट हमने उनके न्यूक्लियर कमांड सेंटर पे भी हमला कर दिया था, तो हम इस लेवल पे अग्रेसिव थे, और अचानक से हम क्या कर रहे हैं, हम अटैक भी नहीं कर रहे हैं। तो शायद हमारे यहाँ ये पता चल गया लोग इंटेलिजेंस में या कुछ कि शायद पाकिस्तान चाइना के बेहेस्ट पे काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, एंड दे माइट बी, उन्होंने ये सीज़फायर वैलिड इसीलिए किया कि इंडिया इसका रिस्पॉन्स करे, और शायद वो फिर इसके रिस्पॉन्स में कुछ ज़्यादा बड़ा करे, ये शायद वेल प्रिपेयर्ड होने की वजह से शायद वो कुछ ऐसा यूज़ करे जो इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो। तो शायद अभी इंडिया इस चीज़ को लेके थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर ये चीज़ें जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा सही है, तो इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है वर्ल्ड में, बिल्कुल। और ये कॉर्नर इंडिया के लिए कॉर्नर करने का जो टेक्निक है चाइना, पाकिस्तान, बाकी सारे कंट्रीज का, वो इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आशीष थोड़ा सा रोकूंगा आपको, एक जो थ्योरी मुझे भी जो जहाँ तक समझ आ रही है, थोड़ा सा जो इंटरनेशनल जो ये पॉलिटिक्स है, थोड़ा सा उस पर ध्यान रहता है मेरा। तो उसमें जैसे कि ट्रम्प ने कोशिश की और उन्होंने श्रेय लेने की भी कोशिश की कि मैंने मीडिएट करवाया है, पहले उन्होंने लिखा भी, ट्वीट उन्होंने किया कि हो चुका है सब कुछ, सीज़फायर हो चुका है। तो ये बात कहीं ना कहीं जो चीन है उसने ये कोशिश की पाकिस्तान को समझाने की कि अगर ये श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प, अमेरिका श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, तो तुम सीज़फायर का उल्लंघन करो। इससे कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रम्प है, जो उन्होंने एक अपनी भूमिका को दिखाने की कोशिश की थी, उनकी इसमें जगहसाई हो, उनको मतलब एक तरह से वो लगे कि ट्रम्प जो है अब वो उतने प्रभावकारी नहीं, या अमेरिका जो है उतना प्रभावकारी नहीं है। क्योंकि मुझे याद आता है कि एक समय था जब बोला जाता था कि पाकिस्तान को 3A जो है वो चलाता है, और उस 3A में अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। तो ये जो तीसरा ए है अमेरिका वाला, वो प्रभाव अब पाकिस्तान में बहुत हद तक लगता है कम हो चुका है, और उसकी जगह चीन ने ले लिया है। मतलब क्या आपको लगता है कि ये थ्योरी, मतलब ये मुझे काफी मतलब लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या तो देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान की अमेरिका से दूरी बढ़ते जा रही है, वहीं चाइना से तो वो काफी ज्यादा ही क्लोज हो चुका है। चाइना मतलब एक तरीके से पाकिस्तान का बाप हो चुका है, ठीक है, कि सब कुछ वो उससे पूछ के ही करेगा। अब इसके बाद अगर अब मैं ट्रम्प वाली बात करूँ, तो ट्रम्प ने तो अपना मजाक उड़वा लिया इस पूरे कवायद में, और मुझे आपने जैसा बताया कि चाइना ने बोला होगा कि करो सीज़फायर, चाइना ने बोला होगा कि करो सीज़फायर, इससे
ट्रम्प की जगहसाही होगी, ट्रम्प की बेइज्जती होगी, क्योंकि ट्रम्प ने बहुत उड़ते हुए आके बीच में बोला था कि नहीं मैंने सीज फायर करवाया है, पीस का मैं बंदा हूँ, ये वो, तो ट्रम्प की इज्जत तो गई। अब यहाँ चाइना पाकिस्तान बाकी सारे कंट्रीज इंडिया को मतलब कॉर्नर करने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, उसके साथ यूएस के पास भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी यूएस का जो अभी कुछ दिन पहले जो चल रहा था ट्रम्प का वो पूरा टैरिफ वाला इशू, जिसमें कि ट्रम्प टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे थे, खासकर चाइना को अटैक कर रहे थे। चाइना पे उन्होंने बढ़ा के 245% तक टैरिफ बढ़ा के लगा दिया था। तो इसका मतलब है कि यूएस जो है वो चाइना के अगेंस्ट में तो खड़ा है, बिल्कुल, और वो चाह रहा है कि वो जो कुछ इकोनॉमिकली जो चाइना सुपीरियर बन रहा है वो क्या हो, वो वापस यूएस के पास आए। तो अभी ऐसा सिचुएशन है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये चाइना जो चाइना बोलो सॉरी, इसमें यूएस है, यूएस क्या कर सकता है कि खुल के इंडिया का सपोर्ट करे। यूएस एंड वेस्ट अगर इंडिया का खुल के सपोर्ट करने इसमें आ जाते हैं ना, तो इससे ये एक चीज होगी कि इंडिया को काफी ज्यादा वेपनरी की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, इंडिया के पास काफी फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है, इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व है, अपने पास कॉन्टिजेंसी फंड है, हम उसका कुछ यूज करके, कुछ परसेंट यूज करके अभी इंस्टेंटली कुछ ही दिनों के अंदर काफी ज्यादा वेपनरी अक्वायर भी करके रखे, ठीक है। इन केस चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा अगर फुल स्केल वॉर होता है, अगर होता है तो हम उसको अटैक देने के लिए हमारे पास वो उतने काबिल हों। और इससे क्या होगा, और दूसरी चीज ये भी इंश्योर करनी होगी कि जो आईएमएफ बिल्कुल जो फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान को, इससे भी रोकना जरूरी है। और शायद ये जब यूएस को ये चीजें पता चलेंगी ना, यूएस को ये चीज रियलाइज होगा, तो शायद आईएमएफ की फंडिंग भी पाकिस्तान की बंद हो जाए। बिल्कुल, अब जैसे ही आईएमएफ की फंडिंग पाकिस्तान को बंद होगी, अब क्या होगा कि पाकिस्तान के पास वेपनरी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, तो अब वो अब वेपन इस वॉर को लड़ने के लिए अपने बाप के पास ही जाएगा, मतलब कि चाइना के पास ही जाएगा, और चाइना उसे फंड पैसे प्रोवाइड करेगा, वेपनरी प्रोवाइड करेगा। तो चाइना तो पैसे कहाँ से प्रोवाइड करेगा, उसके पास जो फंड्स हैं उसी से प्रोवाइड करेगा। तो शायद ये वॉर और थोड़ा लंबा खींचे, लेकिन इससे ये चीज होगा कि जो चाइना, क्योंकि बाकी सारे कंट्रीज जो पाकिस्तान के साथ है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, बहुत पैसे उनके पास नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो रैली कर रही है वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इजराइल है, यूएसए, जो कि बहुत बड़ी इकोनॉमीज है, तो इनके पास पैसा बहुत है। लेकिन उधर अकेले चाइना है जिसके पास पैसा बहुत है। तो अगर इस वॉर को, पाकिस्तान के वॉर को चाइना फंड कर रहा हो, करना शुरू कर दे, तो चाइना का इकोनॉमी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और इधर चाइना का इकोनॉमी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस वॉर को फंड करने में तो हम यानी कि इंडिया और यूएस ये टॉप 2 प्लेयर्स बन के वर्ल्ड में निकलेंगे। तो इससे ये, तो यूएस का भी इससे जो इंटरेस्ट है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यूएस चाहता है कि चाइना इकोनॉमिकली वीक हो, और ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम उससे ऊपर जाएं, तो हम दोनों का इंटरेस्ट इसमें, इससे चाइना भी नीचे जाएगा। और इसमें जो मुझे लग रहा है बलि का बकरा बनेगा वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका इसी पूरे प्रकरण में बलि का बकरा बन जाएगा। लेकिन इसमें अभी भी एक कैच है कि रशिया कहाँ खड़ा है, क्योंकि अभी तक पूरे प्रकरण में रशिया खुल के नहीं आया है कि रशिया किसके सपोर्ट में है। और ये यूक्रेन वॉर के बाद रशिया चाइना की नजदीकी काफी ज्यादा बढ़ी है, तो यहाँ पे हमें भी सोचना पड़ेगा और हमें रशिया से बात करनी चाहिए, क्योंकि रशिया हमेशा एक भाई की तरह हमारे खड़ा रहा है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इस चीज में हमें रशिया से बात करनी चाहिए और कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मिलके उन्हें भी अपने साथ नहीं तो एटलीस्ट न्यूट्रल रहने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम कभी भी रशिया से लड़ना नहीं चाहेंगे, कभी भी हम नहीं चाहेंगे हमको रशिया से लड़ने की जरूरत पड़े, क्योंकि दे आर लाइक ब्रदर्स, ठीक है। बाकी जो सारी चीजें हैं वो ऐसे शायद प्ले आउट कर सकती है फ्यूचर में इंडिया के इस वॉर की वजह से। और इसमें कश्मीर जो है इज द क्राउन, मतलब कश्मीर जो है वो हॉटस्पॉट होगा इस पूरे प्रोग्राम का। कश्मीर विल प्ले अ वेरी बिग मेजर रोल इन दिस वर्ल्ड सिनेरियो। और अगर कुछ मान लीजिए इस तरह का कुछ होता है, आगे कुछ वार की स्थिति बनती है, तो उसमें हम क्वाड की भूमिका भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि अगर इस तरह का कुछ हो तो उस पर क्या कहना चाहिए? क्वाड बना ही इसलिए था। क्वाड अगर आप चाइना का मैप देखें तो चाइना के साउथ में साउथ चाइना सी है, एवरीवन नोस, जिसमें उसका कितना झमेला, फिलीपींस, जो बाकी सारे कंट्रीज हैं, स्पार्टली आइलैंड्स, और ये कंट्रीज है और जो आइलैंड्स है छोटे छोटे, उस पर ये क्या करता है कि कब्जा करने की बात करता है कि ये हमारा है। तो उससे जितने भी वहाँ के नेबरिंग कंट्रीज है, जो कि कोस्टल कंट्रीज है साउथ चाइना सी की, उनके वो सारे कोस्ट को, वो पूरे साउथ चाइना सी को ही खुद चाइना क्लेम करता है, ठीक है। तो वहाँ उसकी प्रॉब्लम हमेशा चलती रहती है। बाकी चाइना का काम ही है
दूसरे कंट्रीज को गोली करना, चाइना की ये भी पॉलिसी है कि पैसा फेंको और फिर उनकी जमीन पर कब्जा करूंगा, बिल्कुल। ये पॉलिसी भी है कि श्रीलंका में कर लिया, बांग्लादेश अभी बोल रहा था वो काम करने के लिए। तो बहुत सारी कंट्रीज में चाइना ये काम कर रहा है कि पैसे दे रहा है और जब एज अ लोन वो डेट ट्रैप, हाँ, जिसको डेट ट्रैप बोलते हैं हम लोग, तो वो डेट ट्रैप में पाकिस्तान तो शायद मुझे पढ़ ही चुका है, वो तो मतलब डूब चुका है उस ट्रैप में, बाकी सारे कंट्रीज में है। तो अब हमने यूएस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने एक ग्रुप बनाई थी ये चाइना को टैकल करने के लिए, जिसका नाम था क्वाड। और ये हमारा यही मकसद ही था इस ग्रुप का कि हम चाइना का जो हेजेमनी है, ठीक है, ये जो हाई हैंडेडनेस है जो बाकी सारे कंट्रीज में कर रहा है, इसको हम लोग को टैकल करना जरूरी है। तो ये क्वाड भी बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। इट्स लाइक अ स्मॉल नेटो, जो नेटो बना है पूरे यूरोपियन यूनियन में, ये 4 क्वाड एक स्मॉल यूनिट एज अ नेटो काम कर सकते हैं। और जापान और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा कुछ बहुत खुश नहीं है चाइना के चीज़ों से, चाइना के तरीकों से। तो ऑब्वियसली जापान, अमेरिका, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, जो भी ऐसे कंट्रीज हैं जो कि जिन्हें पता है, जो सेंसिबल हैं, जिन्हें पता है कि वर्ल्ड में इकोनॉमी के लिए बेटर क्या है, वो कभी भी चाइना का सपोर्ट ठीक है नहीं करेंगे इस वॉर में खासकर, और वो शायद हमारे साथ ही अलाइन होने की कोशिश करेंगे। बाकी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि फिदाइन कंट्रीज, जिनका कोई पर्टिकुलर अपना आइडियोलॉजी नहीं है, या ऐसा आइडियोलॉजी जो कि बहुत ही वन साइडेड है, बिना सोचा समझा आइडियोलॉजी है, वो कंट्रीज जो है वो साइड करेंगी पाकिस्तान और चाइना के साथ। तो आशीष, आपने जो ये पूरी घटनाक्रम थी पहलगाम के बाद, जिस तरह से पूरा का पूरा एक चला है दौर, जो भारत की प्रतिक्रिया हुई, उसके बाद जो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया हुई, उसका इंटरनेशनल क्या उसमें जो है रोल हो सकता है, उस पर आपने बहुत विस्तार से बताया। तो आज की बैठकी में आपने बहुत सारे मुद्दों को छुआ। आज की बैठकी में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मुझे शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि पहलगाम घटना के बाद जिस तरह से देश में एक माहौल बना था कि इस घटना का माकूल जवाब दिया जाना चाहिए, भारत ने माकूल जवाब दिया, और उस जवाब के बाद पाकिस्तान ने एक बार अपनी फिर से नापाक हरकत जो है उसको दोहराने की कोशिश की। भारत ने फिर उसका जवाब दिया और रिटेलिएट किया गया भारत के द्वारा, और पाकिस्तान को इस तरह से मजबूर कर दिया गया कि पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा, और उसके डीजीएमओ द्वारा भारत के जो काउंटर पार्ट हैं उनको फोन किया गया कि हम अब आगे जो है मतलब इस कार्रवाई को जारी नहीं रखना चाहते हैं, हम युद्ध विराम चाहते हैं, और उन्होंने इसके लिए सहमति जताई। और जिस तरह से भारत ने इस सीज फायर को एक्सेप्ट किया, उससे एक जन भावनाएं जो हैं वो उभरी देश में कि ये शायद उपयुक्त समय नहीं था सीज फायर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग लग रहा था कि एक बार फिर से पाकिस्तान हमारे गिरफ्त में है और उसको हम लोग बिल्कुल घेर चुके थे। तो उस समय ये भावनाएं उभरनी स्वाभाविक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इतना बड़ा देश है और इस देश में जो भी नीति बनती है, रणनीति तय की जाती है, वो किसी सोशल मीडिया पर नहीं तय की जाती है, किसी टीवी न्यूज चैनल पर बैठ के तय नहीं की जाती है। तो जो भी निर्णय लिया गया है अभी, वो निर्णय देश हित में होगा, और आगे भी जो कुछ किया जाएगा, मेरा ऐसा मानना है कि वो भी देश हित में ही होगा। इस घटनाक्रम से अगर जुड़ा कुछ भी आगे होता है उसका अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, और अगर आपके मन में भी और आपके भी कोई विचार है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर या इस सीज फायर को लेकर, तो आप भी कमेंट करके अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, हमें अपने सुझाव से अवगत कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।